नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीसीआई लाइव। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह है जनजातीय शासन व्यवस्था। तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको इस व्यवस्था से लेकर यानी कि ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड का टॉपिक है। इसमें से 8 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन। तो टोटल आपको 16 अंक इससे देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जनजातीय शासन व्यवस्था क्या है। सबसे पहले जो जनजातीय शासन व्यवस्था है वह प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था है। ये एडमिनिस्ट्रेशन करने की और एक सोसाइटी को चलाने की व्यवस्था थी, जिसमें जनजाति यानी कि ट्राइब्स के लोग अपने समाज को का जो संचालन है वो स्वयं करते थे। अपने रीति रिवाज और प्रथागत कानूनों यानी कि जो अपनी रूढ़ी कानून है उसके थ्रू ये अपने आप को शासित करते थे। और ये मुखिया या फिर परिषद के माध्यम से यानी कि काउंसिल के माध्यम से ये लोग इस व्यवस्था को रेगुलेट करते थे। तो जनजातीय शासन व्यवस्था क्या है? जनजातीय शासन व्यवस्था वह रूढ़िगत व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं को शासित करने के लिए आज की वर्तमान सरकारों का सहारा नहीं लेते थे। जनजातीय व्यवस्था अलग थी, उसके अलग पंचायत थे, अलग स्ट्रक्चर था। तो एक एक करके इस सारे स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जेपीएससी के लिए जब हम पढ़ते हैं तो पेपर 2 यानी कि झारखंड झारखंड जब हम झारखंड वाले पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है उसमें हम देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था। हाँ, ये भी देख लेना जरूरी है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की व्यवस्था है, और नागवंशी शासन व्यवस्था ये जो बाकी सदान जातियां हैं यानी कि आप इसे गैर आदिवासी शासन व्यवस्था कह सकते हैं। उसके बाद आता है पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत जिसमें तो ये उरांव जनजाति की व्यवस्था है। चौथे नंबर पर मांझी परगना है। मांझी परगना को याद रखना है कि संथाल की है, और मुंडा मानकी। यहाँ पर दो चीजें कंफ्यूजिंग है, एक मुंडा शासन व्यवस्था और एक मुंडा मानकी। तो जहाँ पर मानकी लगा हो ये हो जनजाति की है, और जहाँ पर मानकी ना लगा हो ये सिर्फ मुंडा जनजाति की है। ये याद करने की आवश्यकता, आपको समझने की, कहीं मतलब कंफ्यूजन ना हो जाए। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये खड़िया जाति की है। सबसे पहले इनमें याद करने का क्या है कि कौन सी जनजाति की कौन सी व्यवस्था है। और जैसे यहाँ पे जातीय शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था यानी कि किस जाति की क्या है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन इससे रहेगा, और बाकी जितने टॉपिक है उससे एक एक क्वेश्चन, यानी कि कुल 8 क्वेश्चन, 8 गुना 2 16 मार्क्स। तो 16 अंक इससे लिए प्राप्त होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम मुंडा शासन व्यवस्था को डिस्कस करते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या है, ये कैसे चलता था। हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है कि मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ ना होना चाहिए। ये किसकी व्यवस्था है? ये मुंडा जनजाति की व्यवस्था है। मुंडा जनजाति यो में प्रचलित है। प्राचीन काल से यह शासन व्यवस्था चली आ रही है, यानी कि जो आज का सिस्टम है वो जब नहीं था तो प्राचीन काल से ये व्यवस्था चलती आ रही है। जब से कह सकते हैं कि मुंडाओं का अस्तित्व है। इसके द्वारा मुंडा अपने समाज में घटित, समाज के अंदर जो भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि मामले जो भी घटते हैं, यह एक समाज है, यहाँ लोग रहते हैं। अब लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। कोई भी घटना हुआ, मान के चलते हैं कि कोई लड़ाई हो गई, तो ये अपने हिसाब से इसे निपटाएंगे। किसी के यहाँ चोरी हो गई तो ये अपने हिसाब से निपटाएंगे। यही इनका काम था, व्यवस्था था। एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रशासनिक, जुडिशरी, सारी व्यवस्थाएं यही थी। अब मुंडा जनजाति को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जनजाति के पंच व्यवस्था को हम देख रहे हैं तो जनजाति के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये कॉलेरियन समूह की जनजाति है, ये भी प्रश्न आता है किस समूह की है। ये प्रोटो
ऑस्ट्रेल ये प्रोटोस्टुलॉइड प्रजातीय दृष्टि से अगर बात होगी तो ये प्रोटोस्टुलॉइड की श्रेणी में आती है। कुछ विद्वान जो है इनकी मूल भूमि यानी कि इन्हें तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। इसके बारे में हालांकि मतभेद है, 100% लोग ये नहीं मानते कि ये तिब्बत से आए थे। कुछ विद्वान इन्हें क्या कहते हैं कि ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया से आए हुए थे, मूव करते करते ये लोग इधर तक पहुंच गए। मुंडाओं की अपनी जो भाषा है वो मुंडारी है। ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो इनके द्वारा बोली जाती है। मुंडारी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा परिवार है। अगर मुंडारी के संदर्भ में पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। जो मुंडा लोग होते हैं वो अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, यह भी प्रश्न हो सकता है। ये जनजाति जो है वो रांची, खुट्टी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम यानी सिंहभूम में वेस्ट तथा संथाल परगना के क्षेत्रों में इनका निवास है। जनरली ये पूरे झारखंड में ही निवास करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इन जिलों में इनकी संख्या ज्यादा है या ठीक ठाक है, ऐसा आप कह सकते हैं। मुंडा गांव जो होता है, कोई भी मुंडा गांव हुआ, यहाँ पर 3 विशेष स्थल होते हैं। यहाँ पे स्थल कितने होते हैं? 3। 3 विशेष स्थल कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। जिसे जो ट्राइबल विलेज है उसकी विशेषता माना जाता है। ट्राइबल विलेज की विशेषता क्या होगी? अगर ये 3 जो उसमें स्थान होंगे यानी कि जगह होंगे तो उसे ट्राइबल विलेज माना जाएगा। 3 स्थल कौन कौन से? सबसे पहले तो सरना होना चाहिए, दूसरे होना चाहिए अखड़ा, और तीसरा जो होना चाहिए वो शासन होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम सरना, अखड़ा और शासन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ देखते हैं सरना क्या है। यहाँ मुंडाओं के ग्राम देवता निवास करते हैं। जैसे ग्राम देवी होती है वैसे ग्राम देवता होते हैं ये। अब अखाड़ा क्या होता है? पंचायत की बैठकें होती है और रात में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई सेलिब्रेशन करना हुआ तो अखाड़ा जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, वो नाचने गाने का कार्यक्रम हो सकता है, या फिर पंचों की जो बैठकें होती है, जो भी उस व्यवस्था के अधिकारी होते हैं उनकी बैठक होती है, या फिर आम ग्रामीणों के साथ बैठक होती है, तो उसके लिए अखाड़ा ही वो स्थल होता है। अब शासन को देखते हैं कि शासन क्या है। यह एक समाधि स्थल है। यह जो है समाधि स्थल होता है जहाँ शवों को दफनाया जाता है। जैसे यहाँ पे शव है, यहाँ पे दफना दिया गया है, तो ये क्या है? ये ये हो गया शासन। यहाँ पे दफनाया गया तो ये शासन हो गया। समाधि स्थल के ऊपर रखे पत्थर को शासन देरी कहते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे कोई पत्थर रख दिया गया तो ये हो गया शासन देरी। शासन शासन देरी भी आपने समझ लिया कि शासन देरी है क्या। मुंडा का जो ट्राइबल विलेज है इसका युवा गृह, इसको क्या कहते हैं? गीतियोड़ा कहा जाता है। अब देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए क्या करने लगे। जब लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर ऐसे जंगल ही जंगल था, ऐसे पेड़ थे। अब वो लोग बाहर से आए यानी कि मुंडा, तो क्या किया? वनों को साफ कर कृषि कार्य किया, जंगलों को काटने लगे। ये सारे जंगल थे, जंगलों को काट दिया, जंगल काट दिया और साफ भूमि बनाई। अब इस भूमि पर ये लोग कृषि करने लगे यानी कि एग्रीकल्चर का काम करने लगे और अस्थायी रूप से यहीं पे परमानेंट बस गए। और ये जो खेत बनाया गया वो, ये जो खेत ये लोग बनाए इसको क्या कहा गया? ये खुटकटी खेत कहा जाने लगा। उनका बनाया गया खेत खुटकटी खेत और उनके द्वारा बसाया गया गांव खुटकटी गांव कहलाया। तो जब खुटकटी खेत का प्रश्न आए कभी भी, खुटकटी खेत क्या है, तो आरंभिक मुंडाओं द्वारा बसाया गया खेती के लिए बनाया गया, जंगल को काट के खेती के लिए साफ किया गया और बनाया गया खेत जो है वो खुटकटी खेत है। और आरंभिक मुंडाओं के द्वारा बसाया गया जो गांव है वो खुटकटी गांव है। खेत बनाने वाले जो मुंडा थे उनको क्या कहा गया था? उनको खुटकटीदार कहा गया।
खूंट का क्या तात्पर्य है? खूंट जनरली तात्पर्य है एक फैमिली से, यानी कि एक परिवार। देखिए, खूंट एक परिवार से होता है। कहा जा सकता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट-कट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या होता था कि प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। यानी कि एक फैमिली जो है वो, इसके पास जो जंगल होती थी, जंगल क्यों होती थी? क्योंकि इन्होंने उस जंगल में आधिपत्य जमाया, वहां रहा और वहां के जो जमीनें हैं, कुछ जमीनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया। तो इसका जो मालिक होता था वो एक मुंडा फैमिली होता था, जो जिसे हम खूंट कह सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जगह की कमी होने लगी। अब जैसे इतना बड़ा एरिया था, यहाँ पर एक टाइम पे लोग 10 रहते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो यहाँ पर लोग 1000 की संख्या में हो गए। जब तक रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल थे या फिर जमीनें थी, तब तक समस्या नहीं हुई। लेकिन जब इनकी संख्या और भी बढ़ती गई तो इन्होंने बगल में एक और गांव बसा लिया, क्योंकि यहाँ जमीनें खाली थी। तो इस पर इन्होंने एक और घर बनाया, लोग यहाँ पे रहने लगे, बसने लगे, तो नए गांव बसाने लगे। अब इस नए गांव और उस पुराने गांव, यानी कि ओरिजिनल जो जगह था, उसमें क्या संबंध होता है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। नए गांव का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन, यहाँ पर जो भी सोशल, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल जो भी कार्य होगा, वो कहाँ से होगा? वो यहाँ से संचालित होगा। यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो इस गांव में, खुटखटीदार गांव जो है, यानी कि पैतृक गांव है, वहीं से होगा। यहाँ जब कोई त्योहार मनाया जाएगा तभी यहीं पे वो मनाया जाएगा। यहाँ अगर नियम कैसे पालन किया जाता है, जैसे कि चोरी के लिए वहां जो सजा दिया जाता है, वही सजा यहाँ भी दिया जाएगा। ऐसे गांव जब बढ़ गए तो खुटखटीदार में पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। मुंडा जनजातीय गांव में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। यहाँ पर क्या होता है? एक गांव में एक पंचायत। पंचायत, अब पंचायत का हेड ऑफ द पंचायत कौन कहलाता है? ये होता है मुंडा। हेड ऑफ द पंचायत है। हाँ, प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। ये हो गया पंचायत, इसका हेड कौन हो गया? मुंडा। उसके पश्चात उसके पश्चात ये हो गया पट्टी, यानी कि यहाँ कई पंचायत है। ये हो गया कौन? पट्टी। इसका हेड कौन है? पट्टी का हेड जो होता है वो होता है मानकी। इसीलिए इसे मानकी कहा जाता है, क्योंकि ये इस पट्टी का हेड है। और ये पंचायत, पंचायत का हेड मुंडा, और उससे बड़ी इकाई पट्टी का जो हेड है वो है मानकी। फिर कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता था, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा। इसमें फिर ये पढ़ा है, पढ़ा, और इसका प्रमुख जो है वो पढ़ा राजा होता था। पढ़ा में प्राय एक ही कुल के लोग होते थे। पढ़ा जो होता है वो भी एक तरह का पंचायत होता है। ये बड़े स्तर पर है, यानी कि तीसरे लेवल का है। यहाँ कह सकते हैं कि पंचायत था, उसके ऊपर पट्टी था, उसके ऊपर पढ़ा था। तो पढ़ा के ऊपर भी क्या था? पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत। अब पढ़ा पंचायत को कौन लोग चलाते थे, इसे हम देखते हैं। इसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। पढ़ा पंचायत में 5 अधिकारी, जो मूल रूप से बेसिकली जो लोग होते थे, 5 तरह के अधिकारी होते थे जो राजा के अधीन काम करते थे। पढ़ा राजा जो है उसके अधीन ये लोग काम करते थे। पढ़ा राजा इसके लिए काम करते थे। कौन लोग थे वे लोग? पहला दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा कर्ता और पांचवा लाल। ये जो पढ़ा राजा की व्यवस्था थी, यानी कि पढ़ा सिस्टम में कौन कौन अधिकारी होते थे, ये प्रश्न आ सकता है। तो उसमें याद रखा है दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है ना
ये नोट करने वाली बात है, ये याद रखिए। यह सभी पद वंशानुगत होते थे और ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते थे और राजा को ये लोग सलाह भी देने का काम करते थे। ये जितना पद है, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, सभी पद क्या है? ये सारे पद वंशानुगत है। पढ़ा राजा का मनोनयन, इसका जो इलेक्शन है वो चुनाव के द्वारा होता था। यह पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता था। पढ़ा राजा के यहाँ जो काम करने वाले 5 प्रकार के जो लोग होते थे वो वंशानुगत होते थे, लेकिन जो राजा है वो मनोनयन के थ्रू आता था। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का टैक्स प्राप्त नहीं होता था। मानकी कौन होता था? हेड ऑफ द पट्टी, ये पट्टी, इसका प्रमुख मानकी, और बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर बनता था पढ़ा। इसका कौन? पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा को भी कोई राजस्व नहीं मिलता था, मानकी को भी कोई राजस्व नहीं मिलता था। इस कारण इसे राज व्यवस्था न कहकर आप सहकारी व्यवस्था कह सकते हैं। पढ़ा पंचायत द्वारा क्या क्या निपटाया जाता था, मतलब किस तरीके के विवाद यहाँ पे आते थे और उसे रिजॉल्व किया जाता था। तो सीमा विवाद हो सकता है, जैसे कि एक ये पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, अगर यहाँ उसके सीमाओं को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो ये कहाँ आएगा? ये जाएगा पढ़ा राजा के पास और पढ़ा राजा इसका समाधान करेगा। या फिर आपसी झगड़े हैं, किसी से कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा या अदर कुछ भी डिस्प्यूट है तो उसका निपटारा कौन करेगा? पढ़ा राजा करेगा। मुंडाओं की प्रमुख ये जो सिस्टम था, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों यही मानी जाती थी। इसी के थ्रू सब कुछ होता था। वर्तमान समय में मुंडा क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ये है यहाँ पर जो मुंडा ट्राइब है, ये कोई गांव है, ये मुंडा ट्राइब है। यहाँ पर हो सकता है कि इनकी जनसंख्या 95% हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब मुंडा शासन व्यवस्था नहीं होके सरकारी पंचायतें, गवर्नमेंट है, इलेक्शन है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वो हो रहे हैं और मुंडा शासन व्यवस्था को समाप्त करके सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। और मुंडा के जो सामाजिक मामले हैं उन पर भी ये हस्तक्षेप कर रही हैं। मुंडा जब सामाजिक मामलों को स्वयं से निपटाते थे, ऐसा ना होकर उसमें सरकारें जो है वो हस्तक्षेप करते आ रही है। इस कारण इनकी जो पंचायतें हैं, यानी कि परंपरागत पंचायतें जो है वो अब गौण होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है या फिर खत्म होती जा रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब इसके पश्चात हम नागवंशी शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, नागवंशी शासन व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। तो चलिए नागवंशी शासन व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। नागवंशी, इसको नागवंशी पढ़नी, ये भूल जाइए। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो था वो दूसरा शासन व्यवस्था है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था है, वही जब कंटिन्यू हुआ नागवंशियों के द्वारा उसे कंटिन्यू किया गया। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्या क्या बदलाव हुए और कब बदलाव हुए, कैसे बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईसा पूर्व, जब नागवंशीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई, तब मुंडाओं की जो राज्य व्यवस्था थी
उसको नागवंशियों ने कंटिन्यू रखा। तो सबसे पहले तो 64 ईस्वी में ये नागवंश को ये ट्रांसफर हुई, किससे हुई? मुंडाओं के थ्रू जब ट्रांसफर हुई 64 ईस्वी में, तब नागवंश के प्रथम राजा जो थे, प्रथम राजा के से अगर प्रश्न आए तो प्रथम राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। ये पढ़ा व्यवस्था को ना तो समाप्त किया और ना ही परिवर्तित, बल्कि एज इट इज चलने दिया, यानी कि कंटिन्यू किया और इसी को विस्तार देने का काम किया। क्यों? ये सिस्टम बना हुआ है, चल रहा है, ऑलरेडी सिस्टम रनिंग है और ठीक से चल रहा है, तो इसी को कंटिन्यू किया उन्होंने। इस काल में भी जो है वो कर यानी कि टैक्स, भू और शासन व्यवस्था मुंडाओं के समय की तरह चलता रहा। जैसे कि मुंडा में हमने क्या पढ़ा था कि जो मानकी होता था और पढ़ा राजा होता था, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिलता था। तो एज इट इज ये चलता रहा कि टैक्स की वसूली आम जनता से नागवंशी शासन व्यवस्था के अंदर भी नहीं होती थी। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, क्या समस्याएं हुई, इससे अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या परेशानियां हुई, कैसे कैसे फिर टैक्स का व्यवस्था आया, कैसे लोग टैक्स वसूलने लगे। नागवंशी व्यवस्था में टैक्स वसूला जाने लगा था बाद में। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं, यानी कि कब ये स्थापित हुआ? ये 64 ईस्वी में, यानी कि एडी कह सकते हैं, 64 में हुआ। यहाँ से लेकर ये 16वीं शताब्दी तक ये सब कुछ सही था, यानी कि 1585 के आसपास तक ये क्या था? सब कुछ सही था, बिना टैक्स वसूले, जनता के ऊपर टैक्स का भार दिए बगैर सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। तब तक ये परिवर्तित नहीं हुआ। ये कैसे चला? जैसे मुंडाओं के टाइम चलता था, मुंडाओं के टाइम मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जैसे चल रहा था वैसे ही चला, कुछ बदलाव नहीं हुए। लेकिन जो पहला इफेक्टिव चेंज यहाँ पे देखने को मिला, तो वो क्या हुआ कि हस्तक्षेप यहाँ मुगलों का जैसे हस्तक्षेप हुआ आक्रमण काल में, इसी समय पहली बार यहाँ पे बदलाव देखने को मिला। यानी कि 1585 के आसपास से ये बदलाव यहाँ पर परिलक्षित होने लगे थे। जो मुगल सेना थी वो यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी, यानी कि ये एक तरह का टैक्स आप कह सकते हैं। शुरू शुरू में टैक्स की तरह तो नहीं लिया गया, लेकिन हाँ एक शुरुआत में ये गिफ्ट के तौर पर लिया जाने लगा कि थोड़ा बहुत दे दो। बाद में ये जो था वो नियमित कर बन गया, यानी कि बाद में ये क्या हुआ, शुरू शुरू में तो ऐसे ही कि ठीक है दे दो, फिर बाद में ये क्या हो गया, ये रेगुलर टैक्स का फॉर्म धारण कर लिया कि अब तो देना ही पड़ेगा। पहले होता था ठीक है दे दो, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे लोगों को आदत हो गया कि नहीं यार कैसे नहीं दोगे, तो ये हो गया कि रेगुलर टैक्स का रूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाता है। अभी भी आप देखेंगे कि अब कोई लैंड होल्ड करते हैं, यानी कि आपके पास कोई जमीन है तो उसका टैक्स देते हैं, वो भी मालगुजारी के नाम से जाना जाता है अभी भी। वो आज के टाइम में कोई जमींदार नहीं है तो सर्कल ऑफिसर को आप ये पैसा देते हैं, जिसे मालगुजारी अभी भी कहते हैं आप। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी या कर आम रैयतों से नहीं लिया जाता था। ये आम रैयत से नहीं देते, क्योंकि ये पहले जो सिस्टम था मुंडा शासन व्यवस्था, उसमें भी ये नहीं लेते थे, तो वही कंटिन्यू चल रहा था। तो नागवंशी व्यवस्था में भी नहीं लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मुगल हस्तक्षेप करने लगे। शुरू में उन्होंने नजराना लिया, बाद में क्या करते हैं कि रेगुलर टैक्स वसूलते हैं, जिसे वे लोग मालगुजारी कहते हैं। अब मालगुजारी या कर जो है वो सरकार सरकार यानी कि उस समय की जो नागवंश की व्यवस्था थी, नागवंशीय शासन व्यवस्था, ये लोग अपने तरफ से टैक्स देते थे। अब टैक्स ये लोग अपने तरफ से कितने दिन दे पाएंगे, अगर वसूलेंगे नहीं राज्य से तो कितने दिन दे पाते हैं, कैसे दे पाते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। मुगल शासकों को जो है वे संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशियों राजाओं के लिए कठिन हो गया था। एक जैसे इतना बड़ा राज्य है, ये पूरा राज्य का मालगुजारी देना है। इस राज्य में रहता चाहे कोई भी आम जनता रहते हैं, और आम जनता खेती अलग से करता है, उसका पैसा अलग से उसका कमाई होता है। लेकिन जो पैसा है टैक्स है, वो कौन देगा? वो टैक्स देगा जो वहाँ का व्यवस्था है, यानी कि नागवंश के जो लोग हैं वो लोग उस टैक्स को पे करेंगे। आम जनता से कुछ नहीं लिया जाएगा।
1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण, 1616 ईस्वी वो समय था जब कर नहीं देने के कारण छोटा नागपुर खास के जो महाराजा थे दुर्जन साल, छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल जब टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तब क्या हुआ कि जो जहांगीर था, मुगल काल चल रहा था, तो जहांगीर था वो ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक के लिए दुर्जन साल जो जो, जो राजा थे छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को इन्होंने क्या किया कि अरेस्ट कर लिया और ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए रखा। उसके बाद किस कंडीशन पे उसे छोड़ा? 6,000 रुपए सालाना देने की सहमति पर दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया। कैसे मुक्त किया गया? 6,000 रुपया पर ईयर आप कह सकते हैं। तो वार्षिक 6,000 रुपया देने की कंडीशन पर उन्हें कैद से मुक्त। जो नागवंशी राजा थे इन पर टैक्स का बर्डन बढ़ता चला गया, लेकिन प्रजा से यानी कि जनता से टैक्स वसूलने का कोई प्रावधान इनके पास नहीं था। तब इस स्थिति में क्या करते कि लगातार टैक्स का बोझ बढ़ा। इसके कारण नागवंशी जो राजा थे ये लोग प्राचीन व्यवस्था यानी कि प्राचीन व्यवस्था कौन सी थी? जो मुंडा कालीन व्यवस्था से चली आ रही थी उसमें यानी कि मुंडा कालीन व्यवस्था में इन्होंने परिवर्तन करने का फैसला लिया और बदलकर ये लोग कर वसूलना यानी कि टैक्स की वसूली प्रारंभ करने लगे, यानी कि आम जनता यानी कि प्रजा से टैक्स लेना इन्होंने शुरू किया। और नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख, जो पढ़ा का प्रमुख होता था, ये किस टाइम से चला आ रहा था? मुंडा शासन के टाइम से चला आ रहा था। इसका प्रमुख जो होता था वो मानकी होता था। इसे मानकी को क्या कर दिया गया? ये भूंइहर कहा जाने लगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि नाम बदल दिया गया। और इसको काम क्या दिया गया? भूंइहर का काम क्या हुआ? अगर भूंइहर के काम के संदर्भ में प्रश्न आता है तो इसका काम था मालगुजारी वसूलना। तो मालगुजारी की किसके लिए वसूलता था? ये पढ़ा राजा के लिए वसूलता था। पढ़ा राजा मालगुजारी वसूलवाता था किसके माध्यम से? भूंइहर के माध्यम से। भूंइहर पूर्व में किसके नाम से जाना जाता था? मानकी के नाम से। बाद में राजाओं ने अपने अलग अलग जागीरदार रखे, अलग अलग उन्होंने अपने जागीरदार रखे और उसे मालगुजारी वसूलने के लिए क्या किया? ऑथोराइज किया। वही जागीरदार उनके लिए मालगुजारी वसूलने का काम करते थे। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि नागवंशी राजा जब परेशान हो गए, 6,000 रुपये उनको सालाना टैक्स देना था मुगल शासक को, पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स तो वसूला नहीं जाता था आम जनता से, तो अब पैसा लाने के लिए आम जनता से वसूलना होगा। वसूलने के लिए क्या करेंगे? सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। और चेंज क्या आएगा? जो पढ़ा का प्रमुख मानकी है उसको रिप्लेस करेंगे हम भूंइहर के साथ, यानी कि उसका नाम बदल देंगे और उसको बोलेंगे भूंइहर, और उसको एक और काम दे दिया जाएगा। वो काम क्या करेगा? वो मालगुजारी यानी कि टैक्स वसूलने का काम करेगा। बाद में जो राजा है वो अलग अलग जागीरदार रखेगा और उसे मालगुजारी वसूलने के लिए ऑथोराइज करेगा, यानी कि वो मालगुजारी वसूलने का ही आदमी बनेगा, उसी काम के लिए वो रखा जाएगा। अब इससे क्या होता है? भूंइहर की स्थिति और भी खराब हो गई। जागीरदार जो था वो कर वसूलने लगा, भूंइहर को जो पावर था वो जागीरदार को मिल गया, तो भूंइहर की स्थिति क्या हुई? वो खराब होने लगी। किंतु यह नियमित रूप से टैक्स नहीं दिया जाता था। टैक्स कब देता था? मुगल बादशाह मांग करता था। मुगल बादशाह का जब प्रेशर पड़ता था तभी ये लोग टैक्स देते थे, अन्यथा ये लोग चाहते थे कि टैक्स ना दे। ये लोग टैक्स कई बार टैक्स कहा होता था ये जनता से वसूल लेते थे, जनता से वसूल लेते थे और मुगल को नहीं देते थे, मुगल को नहीं देते थे। जब दबाव बढ़ता था तब ये लोग जाते थे कि ये भाई ले लो कुछ और थोड़ा सा मुक्त करो। जैसे कोई आपने लोन लिया और ईएमआई नहीं देते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो एक या दो ईएमआई दे देते हैं। तो इस तरीके का ये लोग भी काम किया करते थे। इस जो इरेग्युलर व्यवस्था को क्या कहते थे? नजराना कहते थे या पेशकश कहते थे। एक तरीके से आप इसे गिफ्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। रेगुलर नहीं है लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ देते रहते हैं, इस तरीके की धारणा, इसे पेशकश और नजराना दो तरह का संज्ञा दिया जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम और कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों का जब आगमन हुआ मुगलों के बाद 1765 में दीवानी राइट्स मिले। ये दीवानी राइट्स जो 1765 में मिले
जिसमें आप पढ़ते हैं कि ओडिशा, आज जो ओडिशा है, बंगाल और बिहार, इसके जब दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, कब? 1765 में। किन्हें? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुए 1765 में, इसके बाद जो ये क्षेत्र है इसे क्या पटना काउंसिल के व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। कर को नियमित वसूली के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजा को जमींदार बना दिया गया। 1793 में क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट हुआ। और जो राजा महाराजा थे इनको क्या किया गया? इनको जमींदार बना दिया गया। यानी कि ये जो जमीन है इसका असली मालिक कौन? असली मालिक ब्रिटिशर्स या अंग्रेज कह सकते हैं आप। ये अंग्रेज, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र पर जो दीवानी राइट्स है वो हासिल कर लिया था। तो असली मालिक ये हो गया। और इसके अंदर जो ये राजा लोग थे अलग अलग, ये लोग कौन है? ये जो राजा है वो बन गए यहाँ के जमींदार, यानी कि टैक्स वसूलने वाले लोग अब ये लोग हो गए। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो खत्म हो चुका है और इसमें हमने देखा दो चीजों पर हमने डिस्कशन किया। पहले तो मुंडा शासन व्यवस्था और दूसरा नागवंशी। नागवंशी दोनों शासन व्यवस्थाओं को हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियोस में हम आने वाली और भी शासन व्यवस्थाओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें पढ़ा, पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी। दो चीजें यहाँ पे मुंडा मानकी और मुंडा में कंफ्यूज नहीं है। मुंडा मानकी और एक मुंडा, सिर्फ मुंडा, मुंडा टाइप की है। और मुंडा मानकी हो, जहाँ मानकी शब्द जुड़ा वो हो से जुड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि ये जो व्यवस्था है इसमें मानकी जो मिडिल सिस्टम है उसका मानकी प्रमुख होता है। जैसे सबसे पहले पंचायत है, उसके बाद पट्टी है, उसके बाद पढ़ा है। तो जो पट्टी है, पट्टी, इसका हेड जो है वो मानकी कहते हैं। इसलिए इसके साथ ये कंफ्यूज नहीं होना कि मुंडा मानकी, मानकी और मुंडा दोनों शब्द इसमें भी है मुंडा शासन व्यवस्था में, इसलिए इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको थोड़ा याद करके रखना, एक बार समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।